एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। बुलेटिन के बाद अब हम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे। बड़ी खबर के साथ बात की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर हरिद्वार से है। वहां पर नाबालिग की रेप और हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राजीव यादव वारदात के बाद से फरार चल रहा था। आरोपी पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। करीब 7 दिन पहले हुई इस घटना के बाद आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस पर भारी दबाव था और पुलिस लगातार रेड कर रही थी। इसी कड़ी में आरोपी के यूपी के सुल्तानपुर में होने की खबर मिली और वहां पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस की 10 टीमों ने 300 होटल्स में छापे मारे थे और इस कार्रवाई में 5 जिलों में पुलिस की टीमें लगाई गई थी। बड़ी खबर हरिद्वार से। यूपी के सुल्तानपुर से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। नाम राजीव यादव। मासूम की रेप और हत्या के मामले में फरार आरोपी राजीव गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रीतम सिंह जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सरकार पर जुबानी हमला बोला था। देखिए कैसे कैंडल मार्च निकला था और लगातार सरकार की तरफ से मंत्री सतपाल महाराज ने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वो गिरफ्तारी हो गई है उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से इस हैवान की गिरफ्तारी हुई है। 1 लाख का इनाम भी इस पर घोषित किया गया था। नाम राजीव यादव आरोपी का। आरोप इस पर मासूम से रेप और उसके बाद उसकी हत्या का। इस बड़ी खबर पर, इस बड़ी अपडेट पर हमें और ज्यादा जानकारियां देंगे हरिद्वार से हमारे संवाददाता रोहित सिकोला जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या अपडेट है आपके पास इस गिरफ्तारी के संबंध में? मैं बताना चाहूंगा, पिछले 7 दिन पहले ऋषिकुल के पास एक नाबालिग बच्ची 11 वर्ष के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। जिस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने हंगामा कर रखा। पुलिस पे बहुत बड़ा और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री निशंक भी आए और सतपाल महाराज ने कल आश्वासन दिया था कि जल्दी से इस मामले में खुलासा हो। मगर पुलिस ने इसमें कई टीमें बना रखी थी, जिसमें से 10 टीमें और 5 टीमें उत्तर प्रदेश के प्रदेश में लगाई गई थी और लगभग धर्मशाला, होटल और कई जगह पुलिस की छापेमारी जारी थी। कल राजीव यादव के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने आज राजीव यादव को सुल्तानपुर से गिरफ्तार कर लिया है सुबह और उसको वहां से लाया जा रहा है। जी, पुलिस ने राहत की सांस ली है। जी, बेशक राहत की सांस लेने वाली बात है, लेकिन लीड कैसे मिली पुलिस को राजीव यादव के बारे में कि वो सुल्तानपुर में है और वहां से गिरफ्तार किया जा सकता है? मैं बताना चाहूंगा, कल उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था राजीव के, जिससे पूछताछ करने के बाद पुलिस के कुछ मुखबिरों ने सूचना दी थी। उसके बाद सुल्तानपुर पुलिस उत्तर प्रदेश के 5 जिले में थी ऑलरेडी पहले से, और पुलिस ने आज मुखबिर की सूचना पे उसे सुल्तानपुर से सुबह गिरफ्तार कर लिया। अब उसको हरिद्वार लाया जा रहा है। फिलहाल अभी हरिद्वार एसएसपी ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि इसमें पहले पुलिस विभाग ने 20,000 का इनाम घोषित किया था। जब मामला विधानसभा और सड़कों पर आंदोलन, तो सरकार ने भी 1 लाख रुपए का राजीव के ऊपर इनाम घोषित कर दिया था। जी, क्या आम लोग, क्या हरिद्वार के आम लोगों में जो गुस्सा है वो इस खबर के आने के बाद कुछ कम हुआ है कि आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है? रोहित, आम लोगों का, उनके परिवार वालों से बात हुई, उनका कहना है कि इसको गिरफ्तार कर लिया, उसको सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए और इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या उसको भी पुलिस को जांच करनी चाहिए। इसके पीछे क्या क्या राजनीति, कौन कौन लोग थे, उसकी भी एक जांच होनी चाहिए, ये परिवार का कहना है। जी, परिवार का कहना है कि जांच होनी चाहिए कि और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? रोहित, क्या कोई और भी इन्वॉल्व हो सकता है? कितने लोग हो सकते हैं? क्या बात हो सकती है इसके पीछे? पुलिस ने कहा इसमें हमने टीम लगाने की जांच कर रखी है। अभी इसको लाया जा रहा है, सुल्तानपुर से लाया जा रहा है, अभी हरिद्वार नहीं लेकर आए हैं, रास्ते में है। और पुलिस ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि पुलिस के ऊपर शासन का दबाव था और विपक्ष का भी दबाव था और जनता का दबाव था, क्योंकि पूरे शहर के अंदर रोज आए दिन धरने, प्रदर्शन और जाम लगाए जा रहे थे। पुलिस बहुत ज्यादा दबाव हुई थी, तो पुलिस ने भी
आरोपी को लाने से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे मामले की जानकारी दी और पुलिस कह रही है इस मामले में भी जांच की जा रही है। फिलहाल इस मामले में 2 आरोपी थे, जो उसका भाई है राजीव का, जिसको पुलिस ने कल उठाया था, उसका भी आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि उसने राजीव को भगाने में उसका योगदान रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोहित इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है और राज्य में आज कोरोना से 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है और अब तक 89,465 कोरोना केसेस उत्तराखंड में सामने आ चुके हैं। संक्रमण बढ़ता जा रहा है। जहां पूरे देश में कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं, वहीं उत्तराखंड में संक्रमण बढ़ने की खबर है। आज कोरोना से 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है और कुल आंकड़ा 89,000 के ऊपर जा चुका है। उत्तराखंड में कोरोना इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। आज कोरोना से 7 लोगों की मौत की खबर। टोटल फिगर, कुल आंकड़ा उत्तराखंड में 89,400 से ज्यादा। विनोद कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेके हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, पूरे देश में अच्छी बात यह है कि पिछले 2 दिनों से कुल जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो 19,000 से कम रिपोर्ट हुए हैं, मौतें भी कम रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन उत्तराखंड में स्थितियां कुछ अलग दिखाई दे रही हैं। जी राजेंद्र, देखिए ये उत्तराखंड की बिल्कुल देश के अलग अलग राज्यों से भिन्न स्थिति है और लगातार उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े में लगातार इजाफा होता जा रहा है और आज भी 427 कोरोना के मामले नए आए हैं उत्तराखंड में और करीब 90,000 के आसपास पूरे उत्तराखंड में कोरोना के मामले हो चुके हैं और आज 7 मौतें हुई हैं राजेंद्र, और ये बड़ी चिंताजनक जरूर है। और ऐसे में एक तरफ जहां राज्य सरकार वैक्सीन का इंतजार कर रही है, आखिरकार वैक्सीन को लेकर किस तरीके की तैयारी हो, और ऐसे में अब लगातार आंकड़े चिंता का सबब जरूर बनते जा रहे हैं और करीब 10 का औसत प्रतिदिन का है जिसमें मौतें हो रही हैं और करीब 1000 का आंकड़ा ऐसे हैं राजेंद्र कि उस औसत से रोजाना आंकड़े बढ़ रहे हैं। 90,000 के आसपास के आंकड़े अब हो चुके हैं और ऐसे में जिस तरह से लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है वो एक चिंताजनक जरूर है राज्य सरकार के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए और जितने भी स्थानीय उत्तराखंडी वासी हैं उनके लिए एक चिंता का सबब जरूर है। और राज्य सरकार के सामने ये भी सबसे बड़ी चुनौती है राजेंद्र कि आखिरकार बढ़ती संख्या पर नियंत्रण कैसे करे और जो बढ़ती मौत के आंकड़े हैं उन पर भी कैसे नियंत्रण करे। और लगातार अब आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है और चिंताजनक जरूर यही है कि आखिरकार किस तरीके से कोरोना कंट्रोल उत्तराखंड में हो, इसी के लिए तमाम महकमा, तमाम स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार प्रयास कर रही है। जी, और ये प्रयास क्या है, क्या दिखाई दे रहे हैं आपको विनोद? जी देखिए, लगातार जितने भी एडवाइजरी है, चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से जितनी एडवाइजरी हो, मास्क लगाना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, तमाम नियमों का पालन कराना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति जरूर उत्तराखंड में देखी जा रही है कि जिस तरह से अभी फेस्टिव सीजन गुजरा है उसके बाद में जो राज्य सरकार की ओर से लोगों को ढिलाई दी गई थी, छूट दी गई थी और उसके बाद में एकदम से सामान्य स्थिति के बाद में उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल आया है और ये वजह के जो मौत के आंकड़े हों या फिर कोरोना के मामलों के आंकड़े हों वो बढ़ते जा रहे हैं। अब इस पर नियंत्रण कैसे हो वो स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये स्वास्थ्य विभाग के लिए और सरकार के लिए और उत्तराखंड के आम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत धन्यवाद आपका विनोद। अगली खबर हरिद्वार से है। वहां के सीनियर डॉक्टर और सर्जन डॉक्टर वेद प्रकाश मौर्य का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। डॉक्टर मौर्य हरिद्वार के जिला अस्पताल में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उनका कुछ समय पहले पौड़ी जिले में तबादला हुआ। बहुत समय से तबीयत खराब होने के चलते उन्हें विभाग ने हरिद्वार वापस भेज दिया था। 8 दिसंबर को डॉक्टर मौर्य कोरोना संक्रमित पाए गए थे और इसके बाद उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। आपको बताएं कि हरिद्वार में अब तक कोरोना संक्रमण के चलते 145 लोगों की मौत हो चुकी है। 40 केस आए हैं जो पॉजिटिव हैं, जो रुड़की और हरिद्वार क्षेत्र के हैं और टोटल हमारे यहाँ 12,399 केस हैं अभी तक के और 12 हॉस्पिटल में परमानेंट हमारे बने हुए हैं जो रोज़ सैंपलिंग कर रहे हैं। अभी तक 145 हैं कि पूरे ज़िले का कहीं भी जो डेथ हुआ है। ऐसे हमारे ज़िले में 15 का डेथ हुआ है जो हरिद्वार के हैं, लेकिन हरिद्वार में रहने वाले का जो कहीं भी भर्ती रहे तो 145 है वो। आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ।
हल्द्वानी से हमारे पास है एसएसपी सुनील कुमार मीणा, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हॉस्पिटलाइज हुए हैं सुनील कुमार मीणा। एसटीएच हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं एसएसपी मीणा। कोरोना काल में लगातार फील्ड में नजर आए मीणा। एसटीएच के सीएमएस अरुण जोशी ने यह जानकारी दी है। बड़ी खबर। अगली खबर बागेश्वर से है। वहां पर कोरोना वैक्सीन को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी दफ्तर पहुंचे वो, और वहां कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल में लाए जाने वाले कंटेनर और भंडारण को लेकर सीएमओ से उन्होंने जानकारी ली। इसमें अभी तक हमारी जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की जो बैठक है वो लगातार हमारी हर हफ्ते होती है, और उसी में जो अभी तक हमने निर्णय लिए हैं उसी के रेफरेंस में आज हमारे यहाँ पे इंस्पेक्शन हमने किया है। क्योंकि जो भी हमारे जो वैक्सीनेशंस आएंगी उसके लिए सबसे पहले वो हमारे यहाँ पे सीएमओ कार्यालय का जो हमारा कोल्ड स्टोर है सबसे पहले वो यहाँ पे आएंगी। तो लगभग जैसा भी बताया जा रहा है कि फेज़ 1 में जो हमें 20% पॉपुलेशन जनपद की कवर करनी है, तो लगभग हमें 60,000 पॉपुलेशन पूरे हमारे जनपद में कवर करनी होगी फेज़ 1 में, और उसके लिए हमारा जो इतनी हमें जो है वैक्सीनेशंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे पास पर्याप्त कैपेसिटी है। और जब पिथौरागढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला चिकित्सालय में 25 और वेंटिलेटर्स लगाए जा रहे हैं। जिला चिकित्सालय में पहले से 3 वेंटिलेटर मौजूद हैं। हालांकि इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा जोशी का कहना है कि पहले से जिला चिकित्सालय में मौजूद वेंटिलेटर का फायदा आम जनता को नहीं मिल पा रहा। वेंटिलेटर लगाकर जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। कोविड का हमारा अस्पताल है, डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो हमने बनाया है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को, उसी में हम लोगों ने जो है पूर्व से 8 वेंटिलेटर हमारे पास में उपलब्ध थे जिसको हम संचालित कर रहे थे। अभी अलग से शासन के निर्देशित क्रम में जो है हमको 25 और वेंटिलेटर्स बेस अस्पताल में लगाने के लिए हमको स्वीकृति प्राप्त हो गया है। उसका हमने उसको जो है लगाना शुरू कर दिया, इंस्पेक्शन प्रारंभ कर दिया है। कि आपके पास 8 वेंटिलेटर ऑलरेडी हैं और वो वेंटिलेटर आपने ऐसी स्थिति में है कि उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। पहले आप उस 8 वेंटिलेटर जो आपके पास जिला अस्पताल में पड़े हैं उनका इस्तेमाल तो कर लीजिए, उसके बाद नए इस्तेमाल करिए। ऐसा लगता है कि ये तो खुलेआम खरीद फरोख्त हो रही है, धन का दुरुपयोग हो रहा है। पहले जो उपलब्ध है उनका उपयोग आप करें, उसके बाद नहीं करें, और अब 20 वेंटिलेटर और खरीद रहे हैं। अब पिथौरागढ़ के गंगोली हाटा में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर 3 दिन के लिए लगाए गए लॉकडाउन का आज दूसरा दिन था। लॉकडाउन का यह फैसला स्वास्थ्य विभाग ने व्यापार मंडल नगर पंचायत की सहमति से लिया। इस दौरान बाजार में सैनिटाइजेशन अभियान भी चलाया जा रहा है। जिले में अब तक कोरोना के 300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। केसों को देख के वहाँ के व्यापारिक संगठनों से अपील की गई थी कि वो 2 दिन का लॉकडाउन कर दें, लेकिन व्यापारिक संघों ने जनहित को देखते हुए वो इतवार तक के लिए खुद ही अपने आप में बढ़ा लिया है। हमारा यहाँ के व्यापारिक संघों से भी अपील थी कि वो भी लॉकडाउन करें। अभी व्यापारिक संघों से बात हो रही है, जनहित को देखते हुए उनको भी लॉकडाउन करना चाहिए। और कोरोना की वजह से उत्तराखंड में पर्यटन कारोबार सुस्त पड़ा हुआ है, मगर अब नए साल पर पर्यटन व्यवसाय के चमकने की उम्मीद है। अल्मोड़ा में पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है, इससे स्थानीय कारोबारी खुश हैं। उधर प्रशासन ने कारोबारियों को सख्त हिदायत दी है कि कोरोना की गाइडलाइंस का हर हाल में पालन होना चाहिए। सरकार के नए आदेश आ गए हैं कि उत्तराखंड में आने वाले जो भी पर्यटक हैं उनके लिए कोई रोक टोक की कोई ऐसी स्थिति नहीं है, और बहुत सारे पर्यटक आ रहे हैं। जब से कोविड का समय था उसके बाद से इस महीने में और साल के मौके पे पर्यटकों की आने वालों की बहुत भीड़ है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहले की तुलना में और सालों की तुलना में भी ज़्यादा भीड़ है। हमने सभी मतलब होटल व्यवसायियों को, होम स्टे ऑपरेटर्स को और पर्यटन से जुड़े हुए अन्य व्यवसायियों को ये अवगत करा दिया है कि वो कोरोना से जुड़े हुए सभी नियमों का, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और बार बार हैंड सैनिटाइज करना, इन चीज़ों का पालन करते रहें, और साथ ही साथ अपने आने वाले अतिथियों का भी स्वागत इसी तरीके से उनको अवेयर कराते हुए करें। और एक बड़ी खबर, उत्तराखंड में कल से बारिश और बर्फबारी की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। आने वाले 3 दिनों में बारिश और बर्फबारी की आशंका है उत्तराखंड में। अगले 3 दिनों के लिए
ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी होगी और निचले इलाकों में ठंड बढ़ जाएगी, लोगों की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। बहुत स्वाभाविक। 3 दिनों के लिए ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी मौसम विभाग की, और चेतावनी आम लोगों के लिए बढ़ती ठंड में इजाफे की। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त का। कल से बारिश और बर्फबारी की चेतावनी मौसम विभाग की अगले 3 दिनों तक, यानी 72 घंटों तक अगले ऊंचाई वाले इलाकों में या तो बर्फबारी होगी या फिर बारिश होगी। इसका असर निचले इलाकों में पड़ेगा, टेम्परेचर गिरेगा, ठंड बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय अपने संगठन उत्तराखंड किसान कांग्रेस के बैनर तले दिल्ली में धरना दे रहे किसानों को समर्थन देने के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले उन्होंने हरिद्वार के प्रेमनगर घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने हरिद्वार में हुए चर्चित हत्याकांड पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर डाली। और अगली खबर की ओर अब रुख करते हैं। कर्णप्रयाग पहुंचे कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश की सरकार किसान हित में अच्छे फैसले ले चुकी है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने पिछले 3 सालों में 100 से ज्यादा कृषक कल्याण योजनाएं शुरू की। कृषि मंत्री चमोली जिले के संस्कृत ग्राम रतूड़ा पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए तमाम बातें कही। तो हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, सचिव है राज्य में, उनका गाँव है, और उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेकर के सेवानिवृत्ति के बाद गाँव में ही वापस आने का जो निर्णय है, ये निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है और ये प्रेरणा देने का काम करेगा। एक सोसाइटी बना करके इन लोगों ने कार्यक्रम रखा था जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया, मुझे सौभाग्य मिला इनके बीच आने का। तो क्योंकि आज खेती को बचाना इस राज्य की सेहत के लिए बहुत आवश्यक है, ताकि पलायन रुके और खेती के माध्यम से लोगों की आजीविका आर्थिकी मजबूत हो। और हमारा आज किसान के चेहरे पे कोरोना का इसी उद्देश्य को लेकर जो कानून भी प्रधानमंत्री जी ने बनाए हैं, कृषि सुधार जो की है, उनके बारे में जानकारी दी कि ये पूरे के पूरे कानून किसानों के हित में और किसान को आर्थिक संरक्षण देने का काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट नई टिहरी फर्नीचर खरीदने और बिलों के भुगतान को लेकर डायरेक्टर पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया है। इसको लेकर डीएम द्वारा सीडीओ को इसकी जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर की मनमानी के चलते फर्नीचर खरीदने और बिलों के भुगतान सहित अन्य तरह से वित्तीय अनियमितता की जा रही है। इसका कोई ऑडिटिंग रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। इस मामले में डीएम ने सीडीओ को जांच के लिए निर्देशित किया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की बात कही। ये चीज़ें निकल के आ रही थी आम जनता के बीच भी, और हम लोग जो इधर उधर से हमें सूचना आ रही थी, जो वहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं, इस माध्यम से काफ़ी चीज़ें निकल के आ रही थी कि वहाँ बहुत ज़्यादा वित्तीय अनियमितताएँ हैं। और वो इसलिए भी है तो वहाँ कोई ऑडिट नहीं हुआ अभी तक, जब से वो स्थापित हुआ है। जबकि कांग्रेस सरकार के समय स्थापित हुआ था। शुरू में कोई चीज़ स्थापित होती है तो फौरी तौर पे मोटी मोटी अरेंजमेंट्स, मोटी मोटी व्यवस्थाएं की जाती हैं, वो भी होगी, लेकिन उसके बाद अभी तक तो चीज़ें व्यवस्थित हो जानी चाहिए थी। जब वहाँ प्रिंसिपल ही जो सुविधा पे चल रहे हैं और सामान वो मंगा देते हैं, सामान कम मंगाते हैं, बिल पूरा आ जाता है, सामान आता नहीं है। फिर जब सुना है कि जब जाँच का उन्हें जानकारी मिलती है कि हमारे पे जाँच हो रही है, तब वो बैक डेट पे बिलिंग पे जो है सामान ला रहे हैं। इसमें सीडीओ के स्तर पे एक जांच समिति गठित की गई है। जब जांच समिति की रिपोर्ट आएगी तभी हम इसमें आपको विस्तारपूर्वक बता पाएंगे। तो जब जांच समिति की रिपोर्ट आएगी तभी जिलाधिकारी महोदया कुछ विस्तारपूर्वक इस तमाम प्रकरण के बारे में बता पाएंगी। इस खबर के साथ ही हम रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। जिला पंचायत कार्यालय पौड़ी एक बार फिर से विवादों में है। इस बार जिला पंचायत के कर्मचारियों पर अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। यह वसूली जिला पंचायत के कर्मचारी ने शहर के व्यापारी से तय किए सालाना टैक्स पर अतिरिक्त कर को लेकर की और इसकी शिकायत अपर जिलाधिकारी ने मामले पर जांच बैठा दी है। सांगला कोटी के एक व्यापारी ने तय कर निर्धारण से अतिरिक्त शुल्क लेने का आरोप जिला पंचायत कर्मी पर लगाया है। 5 लगेगा। तो मैंने उसको 2-3 चीजें पूछी। मैंने कहा क्या आपको वेतन नहीं मिलता क्या?
तो उसने कहा बड़े बाबू से बात करिए। मैं बड़े बाबू के पास गया तो बड़े बाबू ने कहा अगर लेना है तो 1700 रुपये पड़ेंगे, नहीं तो आपको कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। मैं खुद 1700 रुपये दे के आया हूँ। इसमें जो हमारे AMA है उनसे बात की गई, इन्होंने बताया कि ये प्रकरण जो है उनके संज्ञान में पहली बार आया है, जिसमें 500 रुपये एक व्यक्ति से जो इसका बूचड़खाने का लाइसेंस देने के लिए जो निर्धारित शुल्क 1200 रुपये उन्होंने किया है, उससे 500 रुपये अतिरिक्त लिया। और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि उसका खुद का कहना है कि सभी से 18 लोगों से कल भी उसने 500 रुपये लिए हैं, जिससे एक घोर वित्तीय अनियमितता का और भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है। इसमें AMA से बात की गई है, उनके द्वारा कहा गया है कि मैं कार्रवाई कर रहा हूं इस पर। और छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में चल रही पुलिस की जांच को लेकर SSP उधम सिंह नगर ने जिला मुख्यालय रुद्रपुर में सभी विवेचना करने वाले दरोगा समेत दूसरे पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में SSP दिलीप सिंह कुंवर ने स्कॉलरशिप घोटाले की जांच कर रहे विवेचकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन कॉलेजेस के खिलाफ थाना और कोतवाली में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट के पर्यवेक्षण में ये सब चल रहा है, इसमें जांच, तो उसी परिप्रेक्ष्य में कुछ एक तो ये देखा गया कि जो हमारे 60 विवेचना दिन हैं, उसमें सारे विवेचकों को बुला करके इसने क्या क्या काम किया है, उनके एक टाइम बाउंड मैनर से उसको ख़त्म करना है, विदिन अ मंथ, 1 महीने में ख़त्म करना है। तो उसको कैसे कैसे ख़त्म करेंगे उसका एक शेड्यूल मैंने फिक्स कर दिया इनका। एक तो हमने वो किया, दूसरा उनको दिशा निर्देश दिए कि कैसे विवेचना ख़त्म करके फिर फर्दर उसमें क्या कार्रवाई की जानी है। और इस खबर के साथ ही उत्तराखंड प्राइम के संग में फिलहाल इतना। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।